नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार फिर से अपने क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो हमने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में से मनी एंड क्रेडिट को लेकर चलना है हमें आज। मनी और क्रेडिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10th and it is included in economics. Okay, so you have already studied about what is economics, what are the importance of economics. So we must know so terms related to economic subject. Okay, so एक छोटा सा है पॉइंट कि it is a medium of exchange. मनी क्या है? It is a medium of exchange. किसी भी वस्तु को लेन देन करने में ये एक माध्यम का काम करती है। मनी क्या करती है? इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो एक क्वेश्चन है कि व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। मनी में ही ट्रांजैक्शन क्यों होता है? आंसर, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस। किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी सेवा के लिए कोई भी व्यक्ति इस मनी की सहायता से आसानी से लेन देन कर सकता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल्सो। बोथ पार्टीज सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि दो व्यक्ति है, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर बात किया जाए कि जैसे कि एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन किया गया है कि अगर किसी को चावल खरीदने हैं और उसे गेहूं बेचना है और किसी व्यक्ति को क्या गेहूं खरीदना हो और उसे चावल बेचना हो, तो ये दोनों व्यक्तियों की जो है बेचना और खरीदना, अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी इनका सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस हो सकता है। ऐसी स्थिति को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। यानी कि दो व्यक्ति हों और दोनों को, जैसे कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर मैं देना चाहता हूं, एक ए कोई व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। इस व्यक्ति को अगर जो सामान बेचना है वही सामान इस व्यक्ति को खरीदना है और इसे जो बेचना हो इस व्यक्ति को खरीदना हो, तो इन दो व्यक्तियों की जो ये स्थिति है इसको क्या बोलेंगे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब बात करेंगे बार्टर सिस्टम की। तो बार्टर सिस्टम क्या है कि पहले आज की तरह जो नोट, पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, तो इनकी जगह पर पहले वस्तुओं से ही लेन देन हुआ करती थी। गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड देयर इज नो यूज ऑफ मनी। यानी कि वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त जो किया गया, इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा गया। इसमें मनी का देयर इज नो यूज ऑफ मनी, इसमें मनी का कोई यूज नहीं किया गया। अब बात करेंगे कि इन अर्ली डेज व्हेन देयर वाज नो यूज ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स लाइक दिस डेज, आज के दिनों की तरह जब उस समय करेंसी नोट्स वगैरह, पेपर नोट्स या कॉइन्स नहीं होते थे, तो उस समय के लोग लेन देन कैसे करते थे? तो उन दिनों में एक सिस्टम होता था, जैसे कि ग्रेन्स, अनाजों के बदले में कोई वस्तु को लेना या वस्तुओं के बदले में अनाज को लेना, या फिर मवेशी उनके पास होते थे, कैटल्स, या फिर उसके बाद इन सब के बाद कुछ समय के बाद हम लोगों ने अपने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़े होंगे कि मेटालिक कॉइन्स का यूज किया जाने लगा, जैसे कि गोल्ड का, सिल्वर का और कॉपर का। आगे हम लोग थोड़ी सी और जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जो चीज है मनी और क्रेडिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड क्रेडिट? वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट देम क्लियरली। सो दिस two facts are very important for the examinations also. Double coincidence of wants and barter system. Let's go further. So we have to now understand about currency. So let us talk about currency. Now in these days it's a modern form of money. It's a modern form of money. That's called currency. That was currency and modern form of money. So the modern currency is without any use of its own.
आज की जो मॉडर्न करेंसी है, आज इसकी कोई अपना महत्व नहीं होता है। हालांकि आपको पहले बताया गया कि जो पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज करते थे कैटल, ग्रेन्स, मेटालिक कॉइल्स में आपका गोल्ड, सिल्वर या कॉपर, तो उनके यूज होते थे, उनकी कुछ वैल्यू होती थी। लेकिन जब तक आप इनका यूज नहीं कर रहे हो तब तक इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे इकोनॉमिक्स में क्या है कि इसको जब तक आप यूज नहीं करते हो तब तक ये वैल्यू का नहीं होता है। सो द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ऑन। ओके, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो आज की करेंसी है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं, इसको भारत में आप भी, आपके पास पैसे हैं और डू यू वांट टू बाय एनीथिंग लाइक टूथपेस्ट, ब्रश, so if you go to the market and a shopkeeper you tell I need a toothpaste or a brush, so you have to pay what? Money in the form of currency like paper notes or coins. Okay, so it is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. यानी कि इस देश की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको ऑथोराइज करती है कि नहीं, पूरे भारत में यही जो फॉर्म है करेंसी का वो चलेगा। ओके, तो नाउ दिस इज क्वेश्चन कि हु इज ऑथोराइज्ड, किसको ऑथोराइज बनाया गया है? आरबीआई, यू नो द फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। जैसा कि भारत का नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत एक आरबीआई को छोड़कर कोई भी व्यक्तिगत जो व्यक्ति है या कोई संस्था है इस करेंसी को छाप नहीं सकती है। अगर सपोज दैट आई वांट टू मेक दिस मनी, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड। ओके, ओनली आरबीआई। सो लेट अस अंडरस्टैंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है? सपोज दैट एक हरिया नाम का इंसान है और एक बैंक में उसके खाते हैं। ओके, वो हर महीने के 500 रुपए जाकर उस बैंक में जमा करता है अपने खाते पर। अब उसको जब मन करे, मतलब ऑफिशियल टाइम में जब मन करे, अगर उसको जरूरत होता है तो अपने मनी को फिर से निकाल सकता है, उस मनी का अपने लिए वो यूज कर सकता है। जब तक उसके पैसे बैंक में रहते हैं, जिस हिसाब से रहे बैंक में रहते हैं, तो बैंक उसको क्या करती है कि कुछ इंटरेस्ट पे भी करती है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड डिमांड डिपॉजिट। पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक्स एज इट अर्न्स इंटरेस्ट। व्हाट? बैंक वाले क्या करते हैं, जब डिपॉजिटर बैंक में पैसे अपने जमा करते हैं तो उस पर बैंक वाले उसको कुछ इंटरेस्ट देते हैं। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। जो डिपॉजिटर है वो उसकी जब जरूरत पड़ती है तो वो उस बैंक से अपने जो डिपॉजिट किए हुए पैसे हैं वो ले सकता है, वो निकाल सकता है। तो इस डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट चेक। ओके, आपने नाम तो सुना होगा चेक का। सो अ चेक इज अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount. A specific amount is paper instructing the bank from the person's account to the person in whose name the check has been made. ये जो चेक होता है एक पेपर है, ओके, बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। एंड अगर मेरा भी उसमें बैंक अकाउंट है एंड मैं किसी को जो पैसे हैं वो पे करना चाहता हूं, ओके, तो ये मुझे कैश से बचाता है, मतलब कि मैं डायरेक्टली उसको बिना कैश दिए हुए भी अपने अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में दे सकता हूं। ओके, इट्स अ मीडियम फॉर ट्रांजैक्शन मनी। ओके, सो द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक इट्स पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। विदाउट द यूज ऑफ कैश, बिना कैश के लेन देन के हम लोग जो लेन देन की बात करते हैं वो आसानी से इस चेक के द्वारा हो सकती है। इट्स वेरी इजी ऑल्सो इन यूज when just I have to travel from long distance and I have to carry that money. It is not safe for me also, okay, and this is easy now in these days. जो ट्रांजेक्शन्स के जो मेथड्स हैं, जो यूजेस हैं, वो आप मोबाइल पर बहुत सारे ऐप देखते होंगे जो आसानी से घर बैठे भी ये हो सकता है और आसानी से हो जाता है।
these types of apps also make our life easy. So we must know how to use them, because in this day we have a great problem of time also, because we have to perform a lot of work during the daytime and at least in 24 also. So these types of methods, these types of apps or these types of checks also make our life easier. Okay, so what do the banks do with the money? ये जो बैंक वाले हैं भैया, हमारे पैसे के साथ क्या करते हैं? जब हम पैसे जमा करने जाते हैं, एक किसान पैसे जमा करने जाता है, एक बिजनेसमैन पैसे जमा करने जाते हैं, तो उनके साथ, उनके पैसों के साथ वो बैंक वाले करते क्या है? They keep on it 15%, as this percentage is mentioned in the also NCERT book. Okay, banks keep only a small proportion of their deposits as the cash with themselves. Only they keep only 15%. तो ये 15% के साथ क्या करते हैं? बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ गए? This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank. अगर मान लीजिए ये 15% नहीं रखेंगे, तो अगर मेरे को जरूरत पड़ गई, I need suddenly money, सो मैं बैंक में जाऊंगा, क्योंकि मैंने पैसे जमा किए हैं उस बैंक में, तो मैं वहीं से निकालूंगा। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि जो भी डिपॉजिट हुए हैं पैसे, उसके 15% वो अपने साथ रखते हैं, 15%, ताकि कोई अगर पैसे निकालने के लिए आए, पैसे लेने के लिए आए, तो उसे आसानी से उसको प्रोवाइड किया जा सके। अब आगे क्या होता है इस पैसे के साथ? बैंक वाले कैसे अपने जो खर्चे हैं, जो ये बहुत सारे उनके पास भी पेपर वर्क वगैरह वगैरह, सैलरी जो बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको वो कैसे मेंटेन करते हैं, तो इसके लिए भी जानते हैं। सो 15% तो वो अपने पास जो डिपॉजिट किए हुए रहते हैं मनी, उनको रख लेते हैं, ताकि जब किसी डिपॉजिटर को जरूरत पड़े तो वो उस पैसे से लेन देन कर सके। ओके, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। इफ अगर मान लीजिए कि 100 रुपीज की हम बात करें, तो इसका जो 15% है वो खुद के लिए रख लेते हैं, ताकि लेन देन किया जा सके। बाकी जो आपका 85% बचता है, वो जो है लोन को एक्सटेंड करने के लिए। और देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी, दे वांट टू एक्सटेंड देयर बिजनेस, दे वांट टू डू देयर वर्क्स with the help of loan. They have no extra money to do their jobs, do their works. Okay, so they go to the bank and take loan. It is not easy to take loan also. Okay, तो 85% क्या होता है कि वो लोन को एक्सटेंड करने में लगा दिए जाते हैं। बैंक्स charge a higher interest rate on loan than what they offer on deposits. तो जो डिपॉजिटर होते हैं उनको कम इंटरेस्ट मिलता है, और जो लोग लोन लेते हैं उन पर जो रेट जो होता है, इंटरेस्ट का रेट जो होता है वो हाई होता है। ओके, तो यहां पर एक गैप हो गई, यानी कि जो पैसे जमा किए जा रहे हैं बैंक में, जो डिपॉजिटर है उसको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो लोन बैंक से ले रहा है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है। ओके, सो the difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. तो बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये जो डिफरेंस हो रहा है ना, डिपॉजिटर को जो वो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं और जो लोग लोन लेने वाले हैं उन पर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है, यही मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो मैंने अभी भी कहा कि बैंक से लोन लेना इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स आल्सो। सो कोलेटरल एक वर्ड आता है इसमें। कोलेटरल क्या होता है? आपकी संपत्ति है ना, जो आपके नाम से हो, चाहे वो लैंड हो, व्हीकल हो, बिल्डिंग्स हो, कैटल्स हो, एंड व्हाट एवर यू हैव, जो आपके पास हो, तो वो इट इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ऑन्स एंड यूजेस this is as a guarantee to a lender until the loan is repaid. जब तक हम बैंक से जब लोन लेने जाते हैं तो वो हमसे गारंटी के तौर पर हमारे कोलेटरल्स की बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या कोलेटरल है, क्या क्या संपत्ति है, ताकि if there are some people in our society they get failed to deposit the land, तो बैंक वाले क्या करते हैं कि उसकी जितनी कोलेटरल है उसको वो बेचकर उस पैसे से उसको भुगतान करने की कोशिश करते हैं। तो बैंक सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये कोलेटरल्स की उसको आवश्यकता होती है।
So we will understand a lot of topics also included in this chapter in next video. So if you like my videos, then please subscribe, like and share in your friends. Okay, thank you.